हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राज कौशल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग बात करेंगे उसके अगले टॉपिक की, यानी भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, यानी अर्थक्वेक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा अपना टॉपिक है अर्थक्वेक। तो दोस्तों, आपको पता होगा अर्थक्वेक बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। सॉरी, और अर्थक्वेक को हिंदी में हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। भूकंप। तो ये जो भूकंप होता है, बहुत सारे लोगों ने भूकंप झेला होगा, बहुत सारे लोगों ने भूकंप को देखा होगा, महसूस किया होगा कि भूकंप आता है तो क्या क्या होता है। कभी हो सकता है उनके सामने भी आया हो भूकंप, या हो सकता है भूकंप को सिर्फ किताबों में ही महसूस किया हो कि किताबों में भूकंप ऐसा ऐसा आता है, वो बताया गया, जो भी पढ़ा है वो सब पढ़ लिया और भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तो भूकंप के बारे में थोड़ा सा आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो भूकंप होता है, इस भूकंप के पीछे दो मान्यताएं हैं। देखिए, पहले की जो मान्यता थी वो वहां से लेकर शुरू करेंगे और विज्ञान तक हम लोग आएंगे, ठीक है, वैज्ञानिक परिभाषा तक आएंगे। तो ये जो हमारा भूकंप है, भूकंप आने के पीछे आप लोगों ने शायद कई लोगों ने बचपन में कहानियां सुनी होंगी कि जो भूकंप आते हैं इनके आने के पीछे रीजन है। क्या रीजन है? कि जो कामधेनु गाय है, जो समुद्र मंथन में निकली थी, उसकी गाय की दो सींग हैं और दो सींगों में से एक सींग पर धरती नाच रही है। और जब बेचारी थक जाती है तो एक सींग से दूसरी सींग पर पृथ्वी को ट्रांसफर करती है, और इस ट्रांसफर करने में जो झटके लगते हैं वही भूकंप है। ऐसा बचपन में हो सकता है आपने कहानी मैंने सुनी थी भाई। मुझे नहीं पता था कि ऐसे भूकंप आते हैं या कैसे आते हैं, लेकिन ये सुनी थी। एक और कहानी सुनी थी, ये भी हो सकता है कुछ लोगों ने ये वाली सुनी हो, कि जो शेषनाग है उसके कई सारे फन हैं, और शेषनाग के एक फन के ऊपर धरती नाच रही। अच्छा, धरती दोनों कंडीशन में नाच रही थी, ये पता था कि धरती नाच रही। तो शेषनाग जी जब थक जाते हैं तो एक फन से दूसरे फन पे जब शिफ्ट करते हैं धरती को, इधर से उधर, एक फन से दूसरे फन की ओर, तो क्या होता है कि झटके लगते हैं, और झटके लगते हैं, इसी को हम कहेंगे ये भूकंप आया। ऐसे लोग समझाते थे बचपन में। दादी की कहानियां, नानी की कहानियां, बाबा की कहानियां, नाना की, ऐसे कुछ लोग आते थे रिश्तेदार में, वो कहानियां सुनाते थे। आपने सुनी जरूर होंगी बचपन में कहानियां। बचपन में कहानियों का दौर था। आजकल कहानियां सुनने का किसी को टाइम नहीं है, क्योंकि सबके पास कहानी सुनाने का एक स्मार्टफोन है। उसमें लोग कहानियां सुन लेते हैं, उसमें लोग अपनी कहानी बता देते हैं, मन की बात भी फोन पे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों, अर्थक्वेक यानी भूकंप के आने के पीछे हम रीजन बता रहे हैं। क्या रीजन है? जो वैज्ञानिक है, जो एथेंटिक है। जैसे जैसे मान लीजिए, चलिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारी पृथ्वी की बाहरी सतह, सरफेस है, और ये पहला मंडल है जिसको हम लोग जानते हैं, क्या कहते हैं? ये क्रस्ट कहलाता है। इसी क्रस्ट की जो गहराई है ये 100 किलोमीटर, यानी इतनी जो दूरी है, डेप्थ है इसकी 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर, इसी को क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट को हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। इस क्रस्ट के नीचे दूसरा मंडल है जिसमें मैग्मा भरा है, जो 200 किलोमीटर की गहराई तक है। अब देखिए क्या होता है यहां पर। इस क्रस्ट में ये प्लेट्स हैं। प्लेटों के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया है। ये प्लेट्स हैं। कुछ प्लेटें बड़ी होती हैं, वहीं कुछ प्लेटें छोटी होती हैं। हमारी पूरी पृथ्वी पर प्लेटों की संख्या 27 है, जिसमें 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें बता चुके हैं। तो यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, इसके नीचे वाला, यहां पर ये मैग्मा भरा है। इसी को हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं। कई क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। इस मैग्मा का टेम्परेचर 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जब यही जमीन के ऊपर लावा आता है, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार होना या वॉल्केनिक इरप्शन का होना, और इस वजह से जब ये मैग्मा जमीन के ऊपर आता है, इसको मैग्मा कहेंगे। मैग्मा को हिंदी में भी मैग्मा ही कहते हैं। तो ये मैग्मा जब जमीन के ऊपर आता है तो इसी को हम लोग लावा कहते हैं। जब मैग्मा जमीन के ऊपर दिखाई पड़ता है, सरफेस के ऊपर आता है, तो इसी मैग्मा को लावा कहते हैं।
अंदर हम लावा नहीं कह सकते, यानी 200 किलोमीटर की जब तक गहराई में है तब तक हम इसे लावा नहीं कह सकते, और जब तक ऊपर जाएगा तो इसे हम ऊपर मैग्मा नहीं कह सकते। कंडीशनल है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होता है। अगर जमीन के अंदर भरा है, 200 किलोमीटर की गहराई में भरा है, तो हम इसे मैग्मा कहते हैं। लेकिन जैसे ही जमीन के ऊपर जाएगा, वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ज्वालामुखी उद्गार होगा, हम इसे मैग्मा नहीं कहेंगे, हम इसे लावा का नाम देंगे। यानी लावा, ज्वालामुखी से हमेशा लावा निकलता है, निकाय वही जो भरा है, सेमी लिक्विड कंडीशन में है, ऊपर जाएगा, सूख जाएगा, ठंडा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन नाम में ध्यान रखिएगा, यहां मैग्मा कहते हैं, ऊपर हमेशा पृथ्वी पर लावा कहते हैं। ठीक, ऊपर मैग्मा नहीं कहेंगे, अंदर लावा नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा, नाम समझिएगा। अब भूकंप कैसे आते हैं? भूकंप आने में जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे को हिट करती हैं, देखिए जैसे ही मान लीजिए एक प्लेट ए है और ये वाली प्लेट बी है, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो हिट करेंगी, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन बताया था। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं तो हिट करेंगी, और हिट करने में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हिट करेंगी। तो मान लेते हैं ये पॉइंट वो है, दोनों प्लेटों का वो पॉइंट जहां पर दोनों प्लेटों ने एक दूसरे को हिट किया है। ठीक है, इस जगह पर हिट किया है, ये वाला स्थान, इस जगह पर हिट किया है। अब जब हिट करेंगी तो क्या होगा? सवाल पूछा जाता है कि इस स्थान को क्या कहते हैं। तो कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसा कलर लेते हैं जो समझ में आए अलग से। ठीक है, ये लेते हैं। तो सवाल पूछा जाता है कि इस स्थान को क्या कहते हैं। कौन सा स्थान है ये? जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो जहां पर टक्कर होगी उस स्थान की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इस स्थान को हम लोग फोकस कहते हैं। फोकस यानी भूकंप का पूरा फोकस यहां पे है। इसी फोकस को हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, माय मिस्टेक। इसको भूकंप मूल कहते हैं, सॉरी, भूकंप मूल कहते हैं। फोकस को भूकंप मूल भी कहते हैं। इसी का एक और नाम है भूकंप मूल या भूकंप केंद्र। यानी भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा है? भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र, दो नाम है इसके। एक का नाम भूकंप केंद्र, दूसरे पॉइंट इसी को दूसरा नाम देते हैं भूकंप मूल। यानी ये एक ऐसा मूल बिंदु है या एक ऐसा भूकंप का केंद्र बिंदु है या भूकंप का फोकस है जहां से भूकंप की स्टार्टिंग हो रही। ठीक, यानी भूकंप जहां से शुरू होता है, जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे को हिट करती हैं, जहां पर प्लेटें एक दूसरे को हिट करती हैं वही ये बिंदु है। इसी को हम लोग फोकस या भूकंप मूल या भूकंप केंद्र के नाम से जानते हैं। क्लियर? दूसरी बात, इस बिंदु के ठीक ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर एक दूसरा बिंदु बनता है। देखिए हम कलर चेंज कर रहे हैं ताकि अलग से दिखाई पड़े। ये एक दूसरा बिंदु है जो जमीन के ऊपर बना होता है, यानी फोकस के ठीक ऊपर। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इस बिंदु को क्या कहते हैं। यानी जहां पर भूकंप बनेगा, यानी जो फोकस होगा वो हमेशा प्लेटों में फोकस बनेगा, प्लेटों के टक्कर होने से बनी है, यानी ये बिंदु प्लेटों में बनेगा। लेकिन इस प्लेट के ठीक ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर एक दूसरा बिंदु बनता है जहां पर भूकंप की तीव्रता 0 होती है। आपने किताब में पढ़ा होगा कि भूकंप की तीव्रता 0 होती है या भूकंप की तीव्रता नगण्य होती है। नगण्य का मतलब होता है जिसकी गणना ना की जा सके, नगण्य यानी बिना गणना के। तो ये वाला जो बिंदु है इसी को हम लोग इंग्लिश में एपी सेंटर के नाम से जानते हैं। एपी सेंटर, एपी सेंटर, और एपी सेंटर को हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। अभिकेंद्र मत लिखना, अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र या एपी सेंटर। एपी सेंटर या अधिकेंद्र हमेशा पृथ्वी की सतह के ऊपर बनता है, जबकि फोकस या भूकंप मूल या भूकंप केंद्र से जाने जाने वाला बिंदु प्लेटों में बनता है।
और इन्हीं प्लेटों में फोकस के ठीक ऊपर जमीन के ऊपर एक बिंदु बनता है जिसका नाम अधिकेंद्र या एपिसेंटर है, और इस एपिसेंटर पर भूकंप की जो तीव्रता होती है वो 0 होती है। पहली बात दोस्तों, ये जो भूकंप होता है ना, भूकंप जब आता है तो आपने देखा होगा भूकंप में मकान हिलते हैं, और जो मकान कमजोर होते हैं या बहुत पुराने पहले से बने हुए हैं, वो लंबे समय से चले आ रहे हैं, वो मकान पुराने होने की वजह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में होते हैं, जर्जर हो चुके होते हैं और मकान गिर जाते हैं। कभी कभी भूकंप इतना प्रभावशाली होता है, इतना तीव्रता का होता है कि भूकंप की वजह से भी मकान गिर जाते हैं, जो मजबूत थे वो भी गिर जाते हैं, क्योंकि तीव्रता बहुत ज्यादा थी। तो अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग उसकी कंडीशन होने के बाद क्या होगा, उसका इफेक्ट या इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो जब भूकंप आता है तो भूकंप में हमारे वायुमंडल में एक गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम ये पहले से जान सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। कौन सी गैस? एक गैस है जिस गैस का नाम है रेडॉन। याद रखिएगा, रेडॉन गैस। रेडॉन गैस, ये जो रेडॉन गैस है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में अपने आप इस गैस की वृद्धि होने लगती है, इसकी वजह से हमको पता चल जाता है कि हमारे जहां पर रेडॉन की मात्रा बढ़ रही, उस क्षेत्र में भूकंप आने की प्रबल संभावना है। देखो कैसे पता चलता है, आपको सबको पहले से पता है कि हमारे जो वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में गैसें हैं, और इन गैसों में भी जो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस है वो नाइट्रोजन गैस है, जिसका परसेंटेज की बात करें तो वो 78% है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा में हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन है, यानी 21% है। और अगर 78% और 21% को ऐड कर देंगे, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और अगर इनको हम देख लेंगे तो 9, 8 और 1 9, 7 दोनों, यानी 99% तो हो गई। अब इनके अलावा जो गैसें होंगी वो पॉइंट में होगी, और अचानक से इनके अलावा कोई तीसरी गैस, चौथी गैस यानी रेडॉन गैस अपने आप उत्सर्जित होने लगे, वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने लगे, तो हमको पता नहीं चलेगा कि रेडॉन बढ़ रही, हमको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि रेडॉन बढ़ रही है। और रेडॉन एक ही कंडीशन में बढ़ती है, यानी रेडॉन जब भी बढ़ेगी तो हमको ये तुरंत महसूस हो जाएगा, तुरंत हमको पता चल जाएगा, ये इंडिकेशन है गॉड की तरफ से, डाकिया, सूचक, सूचना देने वाले, हमको तुरंत पता चल जाएगा कि रेडॉन की मात्रा बढ़ रही है। दैट मीन्स हमारे आसपास इस क्षेत्र में भूकंप आने की प्रबल संभावना है, यानी भूकंप आने वाला है। अब जब भूकंप आने वाला है हमको पहले से जानकारी मिल गई, यानी अब सरकार इस बारे में रेड अलर्ट जारी करेगी, सूचना जारी करेगी पब्लिकली, वो चाहे अनाउंसमेंट करवाए, चाहे रेडियो पे प्रसारण करवाए, चाहे टीवी पे प्रसारण करवाए, चाहे जैसे करवाए, चाहे वो आपको मैसेज भेजे। यानी इस प्रकार से, जैसे अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने मैसेज भेजा था अलर्ट का, कि ऐसा मैसेज एक प्रयोग था कि अगर समस्या आए, कभी जरूरी पड़े, तो क्या मैसेज के थ्रू आपको कन्वे किया जा सकता है, आपको मैसेज कन्वे हो सकता है, आपको जानकारी दी जा सकती है कि भाई ऐसा हो रहा है। क्योंकि फोन आजकल की एक बहुत मूलभूत सुविधा भी है और हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। फोन नहीं हो तो ऐसा लगता है बहुत कुछ कमी है अभी, ठीक है। हम लोग इतना डिपेंड हो चुके हैं फोन पे, हम लोग इतना मशीनरी पे डिपेंड हो रहे हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, पहले के जमाने में लोग पत्र लिखते थे, और आज के समय में पत्र नहीं, व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन हो गई है। उस जमाने में प्यार था और अब के जमाने में प्यार जैसा कुछ नहीं रहा, अपनापन जैसा कुछ नहीं रहा। वहां पर घर कच्चे थे लेकिन रिश्ते बहुत पक्के थे, और आजकल घर सब पक्के हैं लेकिन रिश्ते बहुत कच्चे हो गए, बहुत नाजुक डोर से बंधे। पता नहीं किस बात से कौन गुस्सा हो जाए और वो रिश्ता मन से तोड़ दे कि भाई आज के बाद से इनसे हम बात नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन है अलग अलग। जितना विज्ञान बढ़ी है उस विज्ञान के बढ़ने की वजह से कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हुई हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हुई। जैसे जब हम कोई घर का कोई जाता था तो वो दूर जाता था, उसके बारे में जानकारी हमको महीने 2 महीने बाद मिल पाती थी, चिट्ठी आती थी, फिर आती थी, तब पता चलता था। लेकिन आज की डेट में हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन करके बात कर सकते हैं। तो कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजों में दरारें आई हैं। जैसे एक ही परिवार में, एक ही कमरे में 10 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, अपने अपने फोन में अपनी अपनी दुनिया में मगन है। इसका मतलब क्या है, यानी कुछ
हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं फायदा होता है तो कहीं नुकसान होता है। भूकंप आने से किसी को फायदा हो जाता है, किसी को नुकसान। आप सोचोगे किसी को फायदा क्या होगा? फायदा होने का मतलब पड़ोसी से, अगर पड़ोसी अपने पड़ोसी से जलता है और पड़ोसी का मकान गिर गया तो दूसरा पड़ोसी बड़ा खुश, चलो इनका तो नुकसान हो गया, बनवाए मकान। तो मन की दशाएं बदल गई, लोगों के मन के विचार बदल गए हैं, वैचारिक मतभेद हो गए। ठीक है, पहले भाई भाई के लिए जान देता था और आजकल भाई भाई की जान ले लेता है। तो बहुत सारी कंडीशन पेपर में रोज पढ़ने को ऐसा मिलता है, आज ये हो गया वो हो गया। तो भैया न्यूज़ पढ़िए, पेपर में और सब मत पढ़िए क्या हो रहा है, आप अपने काम का पढ़िए। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि वो सिलेक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। ठीक है, बाकी सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, आप अपना भविष्य सोचिए, आपका करियर कैसे बनेगा। आपको पढ़ना है और वो पढ़ने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़े वो करिए, जी जान लगा दीजिए, उतना पढ़िए। ठीक है, तो ये जो हमारी रेडॉन गैस है, इस रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ने की वजह यही है, रीजन यही है कि भूकंप आने वाला है। अब हमको पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है, तो जब भूकंप आने वाला है पहले से चेतावनी जारी कर देंगे। पहली बात, जब भूकंप आने वाला होता है तो, और जब भूकंप आता है तो दो कंडीशन होती है। मतलब दो कंडीशन क्या, इस भूकंप का जो मेजरमेंट है हम उसको बता रहे हैं। यानी हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। सवाल एक बार बहुत बहुत कॉमन सवाल है, पूछा जाता है कि जो भूकंप आता है, भूकंप को किस ग्राफ पर हम रीड करते हैं। एक ग्राफ है जिसका नाम है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ। और इस सीस्मोग्राफ पर भूकंप की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता, तीव्रता जैसे आपने इंटरमीडिएट में ग्राफ पढ़ा होगा, जिसमें ऐसे बना होता है, इस प्रकार से ऐसे लाइंस होती हैं और वहीं कुछ ऐसी लाइंस होती है, ये ग्राफ बना होता है। और ऐसा ही ग्राफ होता है जिस पर हम भूकंप की तीव्रता का अध्ययन करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन है मतलब भूकंप कोई प्रभावी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसमें जिगजैग मोशन होने लगता है ऐसे। यानी जितना ज्यादा तीव्रता होगी उतना ही ये प्रभावकारी होगा, उतना ही दिखेगा। जैसे आपने ईसीजी देखा होगा, तो यहां पर देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये इसका हाई और लो का पैमाना है। तो ये एक ग्राफ पर हम इंडिकेट करता है, और उस ग्राफ पर हम जान जाते हैं कि ये कितना हाई और लो है, यानी कितनी तीव्रता का भूकंप आ रहा है। यानी भूकंप की तीव्रता का अध्ययन हम करते हैं सीस्मोग्राफ पर। सीस्मोग्राफ पर हम भूकंप की तीव्रता का अध्ययन करते हैं। हमारे पास दो स्केल भी हैं, दो पैमाने भी हैं, और उन दो पैमानों में से एक पैमाना है, इसका नाम है रिक्टर स्केल। रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पर 0 से 9 अंक अंकित किए जाते हैं, पहले से बने हैं 9 अंक, 0 से 9 अंक। अब 0 से 9 कैसे? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 अंक है। और जब 0 से 9 अंक होते हैं तो इसमें कहा जाता है कि 0, 1, 2 और 3, यानी इतनी, ये वाली, ये तीव्रता जो होती है ये हमें महसूस नहीं होती। मनुष्य को, इंसानों को, मनुष्य को महसूस नहीं होती, महसूस नहीं होती, यानी हम नहीं डिकोड कर पाते, हमको पता ही नहीं चलती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी को पता नहीं चलती। और कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिनको पता चलती है। जैसे किसको पता चलेगी? कुत्ता, इसको पता चल जाएगी। आपने देखा होगा कुत्ता जो होता है कान लगा के जमीन में सोता है, जैसे आवाज होती है तुरंत देखता है कौन है। अगर कोई घर का है तो ठीक, नहीं तो भौंकने लगता है, कोई पड़ोसी अनजान को देख के। यानी कुत्ते को पता चल जाता है कि 1, 2 और 3 की तीव्रता होती है तो कुत्ता जान जाता है कि भूकंप आने वाला है, कुछ गड़बड़ है, प्रकृति की तरफ से उसको एक गिफ्ट मिला हुआ है। बिल्ली को भी भैया पता चल जाता है, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी जानवर होते हैं वो चाहे पालतू हो चाहे जंगली हो, इन सभी को पता चल जाता है। ठीक है, इसके अलावा चमगादड़ को पता चल जाता है, इसके अलावा चींटियों को पता चल जाता है, चींटी, सांप,
अन्य जानवर। कुछ और स्पीसीज हैं जिन्हें पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, इंसान के अलावा सबको पता चल गया, हमको नहीं पता। इतने छोटे छोटे बिल्ली, कुत्ता हैं, जानवर हैं, चमगादड़, चींटी हैं, इनको पता चल गया, हमें नहीं पता चल रहा। अब अगली जो कंडीशन होती है, अगली कंडीशन देखिए, जब 4 और 5 की तीव्रता का भूकंप आता है, 4 और 5 की तीव्रता का जब भूकंप आता है, तो अब हमें भी महसूस होता है। क्या महसूस होता है? मकान हिलने लगते हैं, मकान हिलने लगते हैं। जब 6 और 7 की तीव्रता का भूकंप आता है, तो इस 6 और 7 की तीव्रता के भूकंप में अब अगला चरण होता है, मकान हिलने के बाद मकान गिरने लगते हैं। तो 6 और 7 में मकान गिरने लगते हैं, कुछ ही मकान बचेंगे जो मजबूत हैं। इसीलिए आजकल जो मकान बनाए जाने की प्रणाली बनी है, प्रथा है, वो भूकंप रोधी मकान बनाते हैं। भूकंप रोधी मकान में स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बनाते हैं ताकि मकान गिरे ना, झेल सके भूकंप के झटकों को। दूसरी बात, मकान को बनाने के लिए एक तो स्ट्रक्चर हो गया, दूसरी बात भूकंप रोधी बनाने के लिए हम केमिकल का भी यूज करते हैं। जैसे पहले आप देखिए कि दीवारों में सीलन आती थी, तो हमने कंपोस्ट सील डाल दिया ताकि सीलन खत्म हो सके। सीलन है, दीवारें खराब हैं, कच्ची हैं या ईंटें से बन गई हैं, तो उसको प्लास्टिक के पैनल आते हैं, पैनल हमने लगा दिया, दीवार खूबसूरत होगी। दीवार पे हमने पीओपी नहीं कराया, हमने पुट्टी नहीं कराई, तो हम क्या कर दिए, हमने उसके ऊपर वॉलपेपर लगवा दिया, तो खूबसूरती कमरे की बढ़ गई, घर की खूबसूरती बढ़ गई। हर अलग अलग कमरे में अलग अलग वॉलपेपर, यानी देखने से ही बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई। और पहले के समय में कच्चे मकान होते थे, कच्चे मकान को गोबर और मिट्टी से लीपते थे। आप देखे होंगे बचपन में, अगर गाँव में कभी गए होंगे या गाँव में अभी भी कच्चा घर होगा या आसपास कोई किसी का कच्चा घर है, आजकल तो सबके ही पक्के बन गए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी कच्चे मकान देखते हैं, तो उनको जब त्योहार वगैरह होते हैं लोग तो आराम से उसको बढ़िया बनाते हैं ताकि अच्छा लगे, मरम्मत करते हैं हर साल। तो पहले कुछ लोगों को, कुछ जानवरों को पता चला, मनुष्य को नहीं जान पाए, मनुष्य नहीं जान पाया, फिर 4 और 5 की तीव्रता में मकान हिलने लगे, इंसान जान गया। 5 के बाद 6 और 7 की तीव्रता में मकान गिरने लगेंगे। लेकिन जब 8 और 9 की तीव्रता आती है, तो इस 8 और 9 की तीव्रता में अब अगला चरण होगा कि इसमें बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होता है। विनाशकारी यानी विनाश होगा। क्यों? क्योंकि 8 और 9 की तीव्रता बहुत ही ज्यादा खतरनाक तीव्रता मानी जाती है। माना जाता है कि जितनी भी ये नंबर्स हैं, रिक्टर स्केल का नियम है, हर एक नंबर अपने पिछले नंबर से 10 गुना अधिक तीव्रता का होगा। मान लीजिए अगर एक नंबर पर एक, ये सब अंक हैं, हमने बताया 0 से 9 अंक होते हैं, तो 0 पर तो 0 है, एक अंक पर मान लीजिए 10 की तीव्रता है, तो जो रिक्टर पैमाने का नियम कहता है, रिक्टर स्केल को रीड करने का नियम है कि हर एक नंबर की तीव्रता पिछले नंबर की तीव्रता से 10 गुना अधिक होती है। यानी जिस भी अंक को हम पढ़ रहे हैं, जिस भी नंबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस नंबर की जो तीव्रता होगी, भूकंप की तीव्रता, उसकी तीव्रता उसके पिछले नंबर की 10 गुना अधिक होगी। जैसे मान लीजिए 1 पर 10 की तीव्रता है, तो 10 एकम 10। अब 2 पर क्या होगा, 2 पर पिछले वाले अंक की तीव्रता का 10 गुना होगा। तो इस पर 1 की तीव्रता, 1 पर 10 की थी, तो यानी 10 एकम 10 थी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की तीव्रता थी। अब 2 पर तीव्रता क्या होगी, इसकी 10 गुना, यानी 10 का 10 गुना 100, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, यानी यहां 10 थी, यहां 200 हो गई। अब हर नंबर जो होगा उसके पिछले अंक की तुलना में 10 गुना अधिक होगा, यानी 200 का 10 गुना 2000। अब 2000 को इससे गुणा करेंगे 3 से तो 6000, ऐसे तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो एक तो हो गया रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना। अब दूसरे पैमाने की बात करते हैं हम लोग। जो दूसरा स्केल है, उस दूसरे स्केल का नाम है नंबर 2, स्केल नंबर 2, मार्केली स्केल। मार्केली, मार्केली स्केल, मार्केली स्केल। इस मार्केली स्केल पर 0 से 13 अंक अंकित होते हैं। 0 से 13 अंक, 0 से 13 अंक।
पहले के समय में रिक्टर पैमाने को ज्यादा वरीयता दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय में मार्केली पैमाने को ज्यादा मान्यता मिल गई है, क्योंकि मार्केली पैमाना एथेंटिक माना जाने लगा है ज्यादातर। ठीक है, तो ये तो हो गए पैमाने भूकंप के। ठीक है, जो भूकंप आता है, इस भूकंप के आने में हमने बताया आपको पिछली स्लाइड में कि यहां पर रेडॉन गैस बढ़ी थी। रेडॉन गैस के अलावा हमने बताया सिस्मोग्राफ पर इसका हम अध्ययन करते हैं। अब क्या हो रहा है, दो स्केल हैं जिन पर भी हम ये भूकंप का अध्ययन कर रहे हैं, एक मार्केली दूसरा रिक्टर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो भूकंप में जो तरंगे बनती हैं, यानी जब पृथ्वी में अंदर प्लेटें टक्कर करती हैं के अंदर, जब दो प्लेटों की आपस में टक्कर होती है, इन टक्कर की वजह से क्या होगा, टक्कर होगी तो वेव्स बनेंगी, तरंगे बनेंगी। यानी जब फोकस पे टक्कर होगी, जहां टक्कर होगी वहां फोकस होगा, फोकस के ठीक ऊपर एपिसेंटर होगा, अधिकेंद्र। तो जब फोकस पे टक्कर होती है तो तीन प्रकार की वेव्स बनती हैं, तरंगे बनती हैं। पहली जो वेव होती है, पहली, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव, वेव माने तरंग, प्राइमरी माने प्राथमिक, प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग। अब बहुत सारी बनेगी तो आप प्राथमिक तरंगे भी कह सकते हैं, वेव्स कर सकते हैं, प्राथमिक तरंगे। दोस्तों इसी प्राथमिक तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। एक और नाम है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, प्राथमिक तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे, इसके दो नाम हैं। इसी को शॉर्ट में पी वेव कहते हैं, पी वेव, पी फॉर प्राइमरी। तो पी वेव हो गई, तीन प्रकार की तरंगे बनती, पहली है पी वेव, नंबर 2। दूसरा जो नंबर है ये होता है सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव को हिंदी में द्वितीयक तरंगे कहते हैं, द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे। इसी का एक नाम है अनुप्रस्थ तरंगे। ये अनुदैर्ध्य है, ये वाली अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ। इसी का एक तीसरा भी नाम है गौड़ तरंगे, ये गौड़ तरंगे भी कहलाती हैं। और इसी को शॉर्ट में एस वेव कहते हैं, एस फॉर सेकेंडरी, ये एस वेव है। यानी पहली हो गई प्राइमरी यानी पी वेव, दूसरी हो गई सेकेंडरी यानी एस वेव। अब तीसरी वेव की बात करते हैं, तीन वेव चलती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एस, एस वेव। देखिए नंबर 3 जो तीसरी होती है उसको हम बोलते हैं, पी हो गई, एस हो गई। अब तीसरी की बात करते हैं। तीसरी है, ये एक ऐसी, ये दोनों वेव के बारे में पहले थोड़ा बताते हैं। ये जो दोनों वेव हैं ये ऐसी वेव हैं जो जमीन के अंदर चलती हैं। अब जो तीसरी वेव है वो जमीन के ऊपर चलती है, इसका नाम है लॉन्ग पीरियोडिक वेव, लॉन्ग पीरियोडिक वेव। या चूंकि जमीन के ऊपर चलती है इसीलिए इसका एक नाम पड़ा सरफेस वेव, सरफेस वेव। सरफेस का मतलब सतह होता है और सरफेस पर चलने वाली तरंग को हम सतही तरंग कह सकते हैं, सतही तरंग। सरफेस वेव माने सतही तरंग। तो चाहे हम लॉन्ग पीरियोडिक वेव कहें, चाहे हम सरफेस वेव या सतही तरंग कहें, चूंकि इसी लॉन्ग पीरियोडिक वेव के नाम के कारण इसी को हम एल वेव कहते हैं, एल फॉर लॉन्ग पीरियोडिक वेव। तो तीन प्रकार की तरंगें होती हैं, पहली होती है पी वेव, दूसरी होती है
एस वेव और तीसरी होती है एल वेव। ये तीन प्रकार की तरंगे होती हैं जो भूकंप से संबंधित हैं। अब देखिए कैसे हम इसको रीड करेंगे। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी की। जैसे थोड़ा सा मैप बना लेते हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो जाए, ठीक है। जैसे हम यहां पर मैप बनाते, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, और हमारी अर्थ पर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल जानते ही हैं आप। और हमारी पृथ्वी की जो पहली मंडल है, ये पहला वाला मंडल, ये पहला मंडल, और ये वाला दूसरा मंडल। और ये है हमारी अर्थ की इनर कोर, और ये आउटर कोर, ठीक। ये हमने अपनी अर्थ बनाई। अब देखिए, अभी समझ में आ जाएगा, हम बता रहे हैं। ये जो ये वाला हिस्सा है, इसी हिस्से में यहां पर ये प्लेटें होती हैं, पूरी अर्थ पर होती हैं। तो पूरी अर्थ पर हम प्लेट्स बना दे रहे हैं। ये प्लेट्स हैं, पूरी अर्थ पर प्लेटें हो गई। इसके बाद जो दूसरा मंडल है, इस दूसरे मंडल में यहां पर ये मैग्मा भरा है, ये मैग्मा वाला पार्ट है। ये मैग्मा है, ठीक है। ये हमारी इनर कोर है, ये वाली, ये इनर कोर है। और हमारी इनर कोर ठोस लोहे से बनी है। इसी में निकिल और नीफे धातु में पाई जाती है, निकिल और आयरन, पढ़ा चुके हैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये हमारी इनर कोर है, और ये वाली हमारी आउटर कोर है, ठीक है। इनर कोर, थोड़ा सा इसको हम एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। ये हमारी इनर कोर, और इनर कोर के बाहर आउटर कोर, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। क्रस्ट वाला पार्ट, एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट, और ये वाला इनर कोर, ये आउटर कोर, ठीक है, बीच का मंडल। आप देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि फोकस बने, जैसे मान लेते हैं, कलर चेंज कर लेते ताकि अलग से दिखे। जैसे हम बना लेते हैं रेड से, देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एक फोकस बन गया, और इस फोकस के ठीक ऊपर यहां पर बनेगा एपिसेंटर। तो हमने आपको बताया कि जहां पर फोकस बनता है, फोकस से वेव्स चलेंगी, क्योंकि जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, ये प्लेटों की आपस में टक्कर है, एक प्लेट ये ए और ये प्लेट बी, इन दोनों की टक्कर आपस में हुई तो फोकस बना। फोकस पिछली क्लास में हमने पिछले स्लाइड में देखिए यहां बनाया था, ये फोकस है, यही फोकस है आपका, ये वाला हिस्सा ये फोकस है, ये फोकस है। तो यहां पर जब फोकस है, और फोकस कहां बना है, जब दो प्लेटें आपस में टक्कर की हैं, ठीक है। हाँ, तो जब टक्कर होगी तो दो प्रकार की तरंगें चलेंगी पृथ्वी की सतह के अंदर। पहली चलेगी प्राइमरी, दूसरी चलेगी सेकेंडरी। तो देखिए प्राइमरी वेव जब चलती है, तो अगर हम सीधे पार करें, तो ये जब फोकस से चलेगी और सरफेस की दूसरी ओर यहां पहुंचेगी, तो यहां से यहां तक की दूरी, इसको हम कहते हैं एंट्रीपोडल पॉइंट। और यहां पर पहुंचने में मात्र इसे 21 मिनट का समय लगता है, 21 मिनट मात्र एंट्रीपोडल पॉइंट तक पहुंचने में। तो जब एक, अब ये है प्राइमरी पी, प्राइमरी को पी लिख रहे हैं। अब जब प्राइमरी चलेगी तो अल्टरनेट चलती हैं, हम इसको व्हाइट से बना लेते हैं, दूसरी को। ये है सेकेंडरी, एक मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा, ये ठीक है। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी चलेगी, मान लेते हैं एक सेकेंडरी वेव ये चली,
दूसरी सेकेंडरी वेव ये चली, अल्टरनेट चलती हैं तो ये सेकेंडरी एस, प्राइमरी चलेगी तो फिर सेकेंडरी चलेगी, इधर देखिए चाहे इधर देखिए, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ऐसे चलती हैं। तो यहां पर अब कौन सी चलेगी, फिर से प्राइमरी चलेगी, देखिए सेकेंड प्राइमरी चली है पी, इधर भी चलेगी, अब इधर चल रही है तो अपोजिट उधर भी जाएगी ना, सब तरफ चलेगी। अब फिर क्या होगा, फिर से सेकेंडरी चलेगी। तो ये ऐसे अल्टरनेट चलती हैं, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, ये ऐसे ही चलती रहती हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो प्राइमरी वेव है देखो सीधे निकल गई, आउटर कोर इनर कोर को पार कर गई, सीधे पार कर गई तो 21 मिनट लगे। लेकिन जो सेकेंडरी वेव होती है, ये सेकेंडरी वेव जब लिक्विड, ये हमारी जो इनर कोर है ये सॉलिड मीडियम है, याद रखिएगा, जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक कोर है ये ठोस अवस्था में है, और जो आउटर कोर है बाहरी कोर ये लिक्विड मीडियम में है। देखो क्या होता है कि इन दोनों का बिहेवियर चेंज है हमारी जो इनर कोर है वो है सॉलिड मीडियम में, लेकिन जो इसका बिहेवियर है वो लिक्विड मीडियम की तरह है, और जो हमारी आउटर कोर है वो है लिक्विड में, लेकिन इसका बिहेवियर सॉलिड मीडियम की तरह है। तो जब हमारी सेकेंडरी वेव, अब सेकेंडरी वेव का नियम समझिए, जो सेकेंडरी वेव होती है, सेकेंडरी वेव लिक्विड मीडियम में अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, और जो सॉलिड मीडियम है ये यानी जो प्राइमरी वेव है, प्राथमिक तरंगे हैं, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चलती है। तो ये प्राइमरी हमने रेड से बनाई है, पी लिखा हुआ है। तो जो प्राइमरी वेव होती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में चल सकती है, यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चलती है। दूसरी बात, ये जो चलती है ये एक साउंड वेव की तरह ट्रेवल करती है, जैसे ध्वनि तरंगे चलती हैं उसी ध्वनि तरंगों के हिसाब से ये चलती है, यानी साउंड वेव के हिसाब से चलती है, ध्वनि तरंगों के हिसाब से चलती है। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो प्राइमरी वेव की, यानी ये ध्वनि तरंगों की तरह चल रही हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वेव होती हैं ये लाइट वेव की तरह चलती हैं, यानी प्रकाश तरंगों की तरह चलती हैं। दूसरी बात, सेकेंडरी वेव सॉलिड और लिक्विड में चलती हैं, गैस में नहीं चलती। तो सॉलिड और लिक्विड में जब चलेंगी तो लिक्विड मीडियम में अपने मार्ग से थोड़ा सा टिल्ट हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो यहां पर जैसे मान लीजिए ये सेकेंडरी वेव है, और सेकेंडरी वेव जब चलेगी तो ये यहां आएगी तो डायरेक्ट निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये टिल्ट हो जाती है ऐसे, तो ये टिल्ट हो गई। यहां देखिए ये ऐसे आई, जाना इसको सीधे था, लेकिन ये ऐसे ऐसे टिल्ट हो गई और ऐसे मुड़ गई। यानी जो सेकेंडरी वेव होती है ये लिक्विड मीडियम में अपने मार्ग से मुड़ जाती है। तो यहां सेकेंडरी बनाया तो यहां पर प्राइमरी आ जाएगी, यानी एक प्राइमरी एक सेकेंडरी चलेगी, ध्यान रखिएगा। अल्टरनेट चलती हैं। तो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी का खेल है, तो ध्यान से देखिए यहां पर जब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होगी तो जो फोकस होगा, इस फोकस से दोनों तरफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, जब जो एंगल बनेगा 103 डिग्री टू 147 डिग्री, ये जो एंगल बनेगा दोनों ओर 103 डिग्री 147 डिग्री, ये जो एंगल बनता है, इस एंगल में भूकंप नहीं आता, यानी भूकंप का प्रभाव शून्य होता है। इसी को हम कहते हैं शैडो सीस्मिक जोन। शैडो सीस्मिक जोन हिंदी में कहते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। भूकंप छाया क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जो भूकंप से फ्री है। भूकंप छाया क्षेत्र या शैडो सीस्मिक जोन कहां से कहां तक, फोकस के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ 103 डिग्री से 147 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है वो भूकंप रहित क्षेत्र होता है। इसीलिए हम इसको भूकंप छाया क्षेत्र या शैडो सीस्मिक जोन या SSZ कहते हैं। इसी को हम शॉर्ट में SSZ कह सकते हैं, शैडो सीस्मिक जोन, SSZ याद रखिएगा, ठीक है।
तो ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियोडिक वेव की। तो जो लॉन्ग पीरियोडिक वेव है ये नंबर 3 लॉन्ग पीरियोडिक वेव, लॉन्ग पीरियोडिक वेव या इसका एक नाम दिया गया था सरफेस वेव, सरफेस वेव, सतही तरंगे। सतही तरंगे या इसी को एक नाम दिया गया एल वेव, एल वेव। अब इस एल वेव के बारे में समझ लीजिए। ये एक ऐसी वेव है जो पृथ्वी की सतह के अंदर चलती है, ठीक है। पृथ्वी की सतह के सतह की सतही तरंगे हैं, सतह के ऊपर चल रही हैं। तो जो ऊपर चलेंगी वही तबाही लाएंगी। जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे ये सरफेस है और इस सरफेस में ये प्लेटें हैं और इन प्लेटों के ऊपर ऐसे मकान बने होते हैं। तो ये जो मकान बने होते हैं, जब प्लेटें आपस में हिट करती हैं, दो प्लेटें आपस में हिट करेंगी तो मकान हिलेंगे और मकान गिरेंगे भी, यानी तबाही आएगी। यानी हम कहेंगे जो लॉन्ग पीरियोडिक वेव है वही तबाही लाती है, यानी कि जो मकानों को गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो एल वेव होती हैं। दूसरी बात, एल वेव की जो खोज थी उनको खोजने वाले का नाम था मिस्टर एच डी लव, ये इनका नाम था। एच डी लव साहब ने खोजी थी, इसीलिए इन तरंगों को यानी एल वेव को लव वेव भी कहते हैं। लव वेव या हिंदी में कहेंगे लव तरंगे। लव तो उनका नाम था, तो चाहे आप कहो लव वेव, हिंदी में लव तरंगे कहेंगे। कौन सी तरंगों को? एल वेव को। तो ये जो एल वेव होती हैं ये जमीन के ऊपर चलती हैं। हम पिछली स्लाइड में आपको दिखा दे रहे हैं, ये है। और यहां से जो चलेंगी तरंगे ये इस एपी सेंटर से दोनों ओर चलेंगी, सतह पर चलेंगी, जमीन के अंदर नहीं चलेंगी, ध्यान रखिएगा। और जितना दूरी बढ़ती जाएगी ये तरंगे बार बार चलती जाएंगी और जो भी आगे स्ट्रक्चर पड़ेगा उसको गिराती जाएंगी। अगर दीवार मजबूत है, तरंग चल रही है और दीवार में टकराई, अगर दीवार मजबूत है तो तरंग खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी वेव आएगी, फिर टक्कर मारेगी। और अगर दीवार कमजोर है, वेव मजबूत है, तीव्रता ज्यादा है, तो क्या होगा? दीवार टूट जाएगी, वेव आगे बढ़ जाएगी। अब अगली वाली जो दीवार पड़ेगी या किसी का मकान पड़ेगा उसको हिट करेगी, उसको तोड़ने का प्रयास करेगी, और ये प्रयास बार बार चलता रहेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा तीव्रता होती है उतना ही वो भूकंप का जो पैमाना है वो प्रभावकारी होता है, यानी उतना ही विध्वंसक भूकंप होता है, विनाशकारी होता है। जितनी ज्यादा तीव्रता उतना ज्यादा विनाश, जितनी कम तीव्रता उतना कम विनाश। तो ऐसी कंडीशन होती है ये विनाश के बारे में, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो भूकंप होता है, भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें चलती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव, लॉन्ग पीरियोडिक वेव यानी पी, एस और एल। जो पी वेव होती हैं और जो एस वेव होती हैं वो पृथ्वी की सतह यानी जमीन के अंदर चलती हैं। जो एल वेव होती हैं वो जमीन के बाहर चलती हैं, और इन जमीन के बाहर चलने की वजह से, एक मिनट, जमीन के बाहर चलती हैं एल वेव, और इन्हीं एल वेव जमीन के बाहर चलने की वजह से क्या होगा? यही सबसे ज्यादा तबाही लाती है। जमीन पर जो मकान को गिराने के लिए सिलसिला चलता है भूकंप में, वो एल वेव की वजह से चलता है। ये एल वेव, ध्यान रखिएगा, एल वेव ही रिस्पॉन्सिबल है मकानों को गिराने के लिए, यानी सबसे ज्यादा तबाही। अब तबाही कैसे आएगी? जब तीव्रता 8 या 9 होगी, तीव्रता की बात कर रहे हैं, तीव्रता जब तीव्रता 8 या 9 की होगी तो ये सबसे ज्यादा तबाही लगी, क्योंकि जो उसका जो क्या बोलेंगे, उसकी जो तीव्रता है 8 और 9 की है, तो उसी हिसाब से रेशियो में उसका जो
मकान गिरने का सिलसिला होगा वो ज्यादा होगा, यानी उतनी ही ज्यादा भयंकर भयंकर तबाही देखने को मिलेगी। कम तीव्रता, कम नुकसान और बहुत कम तीव्रता, 1 2 3 की तो पता ही नहीं चलेगा। 4 5 में मकान हिलेंगे, 6 और 7 में मकान गिरेंगे, 8 और 9 हमने बताया था विनाशकारी है, यानी विनाश आएगा। यानी इस कंडीशन में बहुत ज्यादा तीव्रता होने की वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा तीव्रता होने की वजह से मकान बहुत ज्यादा मात्रा में गिरेंगे। आपने देखा होगा कि कभी कभी मकान बिजली के गिरने से भी टूट जाते हैं, जैसे जो आकाशीय बिजली होती है, जब दो बादल आपस में टकराते हैं या फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से बिजली बनती है, और जो बिजली होती है वो मकानों पे गिरती है, इसीलिए पहले के मकान चटक जाते थे। आज की डेट में जो मकान बनाने का है सिलसिला, उसमें मकान के बीच में, यानी जो बिल्डिंग बनी उसके बीचों बीच में या साइड में कहीं भी एक सरिया ऊपर निकालते हैं। क्यों सरिया निकालते हैं? और वो लोहे की जो सरिया होती है वो सीधे कनेक्टेड होती है जमीन से। जब भी आकाशीय बिजली गिरेगी, चूंकि लोहा जो होता है वो बिजली का या विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्ट होता है, इसीलिए वो विद्युत को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, और बिजली मकान पर गिरने के बजाय इस लोहे की रॉड पे, सरिया पे गिर जाएगी। फिर क्या होगा, ये सरिया चूंकि जमीन से कनेक्टेड है, यानी जो बिजली गिरेगी वो सीधे जमीन में उतर जाएगी, और जमीन जो हमारी होती है वो नेगेटिव चार्ज की होती है, यानी इसीलिए कोई बिजली का प्रभाव उस बिल्डिंग के ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर सरिया नहीं होती तो बिल्डिंग तो टूट जाती, क्रैक पड़ जाते, दरारें पड़ जाती, या हो सकता है बिल्डिंग ही उड़ जाती धमाके में, ऐसा भी हो सकता है। 1 2 मंजिल की नुकसान हो जाए, गिर जाती, छत गिर जाए, मकान क्रैक हो गया, उसी में लोग दब गए, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विद्युत बहुत प्रभावशाली है, आकाशीय बिजली बहुत ताकतवर होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ लिया है पी वेव, एस वेव और एल वेव के बारे में, यानी भूकंप के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो अगला टॉपिक होगा उस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसका नाम है वॉल्केनो, यानी ज्वालामुखी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ज्वालामुखी कैसे आते हैं, ज्वालामुखी जब आते हैं तो क्या होता है, कैसे, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ये टॉपिक में डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए, पढ़िए, रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।